गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, उससे पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूं किसकी, कोलपिट दोलित्र की, कोलपिट ऑसिलेटर की और हार्टले दोलित्र की, हार्टले ऑसिलेटर की। ठीक है, कोलपिट में मैंने बताया था, लेकिन अब हम दोनों की एक साथ कंडीशंस देख लेते हैं। और वो कंडीशन किसकी होती है? दोलित्र की होती है, स्वतः उत्तेजन की होती है। स्वतः उत्तेजन मैंने आपको बताया था कि जो दोलित्र होते हैं, ऑसिलेटर होते हैं, ऐसे सर्किट होते हैं, ऐसे परिपथ होते हैं जिसमें हम इनपुट तो नहीं देते हैं, निवेश तो नहीं देते हैं, फिर भी हमें क्या मिलता है? निर्गत मिलता है। और इसमें कौन सा पुनर्निवेश होता है? धनात्मक पुनर्निवेश होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक, धनात्मक पुनर्निवेश की क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वही हमारे पास कहाँ काम में आने वाली है? न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाली है ना। तो देखो, दोनों के बारे में एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। चाहे तो आप इनको कोलपिट को कोलपिट में नोट कर लेना और हार्टले की हार्टले में नोट कर लेना, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक तो किसकी, कोलपिट दोलित्र की, कोलपिट ऑसिलेटर की, और दूसरा कौन सा है हमारे पास? हार्टले दोलित्र यानी हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है, दोनों की कंडीशन चाहे दोनों में नोट कर लेना, चाहे एक साथ अलग अलग नोट कर लेना ना। पेपर में जैसे पूछा जाए वैसे आप लिख सकते हो। देखो, कोलपिट दोलित्र में हमने A इंटू बीटा का मान निकाला था, की वैल्यू निकाली थी, और वो वैल्यू जो आती है ना, वो किसके इक्वल आती थी? GM इंटू HIE, GM इंटू HIE 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 के इक्वल आती थी। ये ए बीटा की वैल्यू कब आई थी? जब हमने इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाला पार्ट जो था ना, वो हमने क्या कर दिया था? ज़ीरो कर दिया था। आयोटा वाला पार्ट क्या कर दिया था हमने? ज़ीरो कर दिया था। क्लियर है? इस कोलपिट दोलित्र में दो संधारित्र हमने काम में लिए थे। एक तो हमने C1 लिया था और दूसरा हमने C2 लिया था। ठीक है, तो 1/C किसके इक्वल था? इसमें 1/C1 प्लस 1/C2 के इक्वल था। तो 1/C इज इक्वल टू C1 C2, C1 से C1 कैंसिल हो गया, तो ये बनता था C1 प्लस C2 बनता था। ठीक है, और यहाँ से हम C की वैल्यू बना सकते हैं, क्या होती थी? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सब कर चुके हैं हम, पहले वो वाली चीज़ें पढ़नी है। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो पहले वो वीडियोस देखना, कोलपिट किया ना। क्लियर है? इतना था हमारे पास। एक बात और, इसमें जो ओमेगा की वैल्यू निकल के आई थी ना कोलपिट में, वो 1/√LC के इक्वल आई थी। और ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो 1/ किसके इक्वल आता है? LC के इक्वल आता है। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1/LC के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ऐसा आप करके देखना। फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L और C की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ C की वैल्यू पुट करते हैं तो C1 C2 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? C1 प्लस C2। तो इसमें किसकी वैल्यू रख दी हमने? C की वैल्यू रख दी L। C की वैल्यू क्या है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर कह रहा हूँ, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है किस पर? कोलपिट ऑसिलेटर की, कोलपिट दोलित्र की, तो पहले वो देखनी है ना। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से ए बीटा की वैल्यू जो होगी ना, वो कितनी आएगी? -GM इंटू क्या? HIE
अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू C1 प्लस C2 अपॉन L C1 C2 और L C2, L से L कैंसिल, C2 से C2 कैंसिल, तो A इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस GM इंटू H हाई E अपॉन 1 माइनस C1 प्लस C2 अपॉन क्या बन जाएगी, C1 बन जाएगी। इसको और सोल्व करते हैं। A बीटा इज इक्वल टू माइनस GM इंटू HIE अपॉन, अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, क्या C1 एलसीएम ले सकते हैं, C1 है ना, तो यहाँ आ जाएगा C1, ये नेगेटिव है तो माइनस C1 और माइनस C2, C1 से C1 कैंसिल आ गया, तो A बीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो किसके इक्वल आएगी, माइनस GM इंटू HIE अपॉन क्या C2 अपॉन C1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो A बीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस GM इंटू HIE C2 अपॉन C1 बन गया ये। अब देखना कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि निवेश नहीं देना फिर भी हमें निर्गत मिलना है, उसे बोलते हैं स्वतः उत्तेजन, यानी कि कौन सा पुनर्निवेश हो जाना, धनात्मक पुनर्निवेश हो जाना। ठीक है, जब भी हम दोलित्र पढ़ते हैं, ओसिलेटर पढ़ते हैं, तो उसमें कौन से पुनर्निवेश करेंगे, हमेशा धनात्मक पुनर्निवेश होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। तो सतह उत्तेजन की कंडीशन क्या होती है कि जो A बीटा होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल 1 होना चाहिए। ठीक है, A बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि क्या माइनस ये A बीटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये भी देखो ये माइनस और ये C2 अपॉन C1 के साथ ये माइनस है ना, तो A बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि GM इंटू HIE अपॉन C2 अपॉन C1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो ये जो GM इंटू HIE होता है ना, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ट्रांजिस्टर, तो ये किसके इक्वल होता है, HFE के इक्वल होता है। GM इंटू HIE जो टर्म होती है ना, ये किसके इक्वल होती है, HFE के। ठीक है, या हम लिख सकते हैं GM इंटू HIE इज ग्रेटर देन इक्वल टू C2 अपॉन C1 को यहाँ पर ले जाते हैं तो C2 अपॉन C1। ये कंडीशन होती है किसकी, कोलपिट दोलित्र की। ठीक है, कि उसमें हम कोई भी निवेश ना दें और हमें क्या मिले, निर्गत मिले, उसकी कंडीशन है। अब यही ऐसे ही हम कंडीशन किस में देख लेते हैं, हार्टले दोलित्र में देख लेते हैं। ठीक है, हार्टले दोलित्र में ये जो कंडीशन है वो कैसे बनाएंगे, हम A इंटू बीटा की वैल्यू देखते हैं। A इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल आती है, देखो माइनस HFE, और उसके बाद होता है हमारे पास क्या, L1 प्लस M इंटू L2 प्लस M, L2 प्लस M माइनस HFE L1 प्लस M, L2 प्लस M और माइनस MX अपॉन X की वैल्यू हमने बताई थी L1 प्लस L2 प्लस 2M है ना, बनाई थी ना ये वाली, और फिर अपॉन में क्या होता है L1X माइनस HFE L1 प्लस M, L2 प्लस M माइनस MX और L1X माइनस L1 प्लस M होल स्क्वायर, L1 प्लस M का होल स्क्वायर। देखना अगर वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो HIE अपॉन क्या, ओमेगा, ये बन रहा था हमारे पास किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू बन रही थी, A बीटा की। बना लेना। इसमें हम क्या करते हैं कि जो X है ना उसको 0 रखते हैं।
ठीक है, x की वैल्यू को हम इसमें क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू को इसमें 0 पुट करते हैं ना, तो a बीटा की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं हम। तो देखो माइनस एच एफ ई आ रहा है, एच एफ ई लिख दिया, फिर L1 प्लस एम आ रहा है, L1 प्लस एम लिख दिया, L2 प्लस एम लिख दिया, यहाँ x है ये 0 हो गया, अपॉन यहाँ x है ये 0 हो गया, यहाँ x है ये 0 हो गया, ये बन रहा है माइनस L1 प्लस एम का होल स्क्वायर। फिर देखो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया या नहीं हो गया। तो a बीटा की जो वैल्यू हमारे पास बन रही है ना, वो क्या बन रही है, एच एफ ई L1 प्लस एम इंटू L2 प्लस एम अपॉन क्या, L1 प्लस एम का होल स्क्वायर बन रही है। बन रही है या नहीं बन रही, बन रही है। फिर आप वही ध्यान रखना, स्वतः उत्तेजन का मतलब क्या होता है, स्वतः उत्तेजन का मतलब बताओ सर। देखो ओसिलेटर जो होते हैं ना, जो दोलित्र होते हैं, उसमें हमने कोई भी निवेश नहीं दिया था। देखना आप जितने भी सर्किट हो, निर्गत का कुछ भाग निवेशी में दिया था, आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में दिया था, और वो कौन सा फीडबैक के, कौन सा पुनर्निवेश के द्वारा, पॉजिटिव फीडबैक धनात्मक पुनर्निवेश के द्वारा देते हैं ना। और धनात्मक पुनर्निवेश की क्या कंडीशन होती है कि a इंटू बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के होना चाहिए। इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा ना, ये मैंने आपको पुनर्निवेश में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो हमेशा इसका मान 1 से ज़्यादा होगा, धनात्मक पुनर्निवेश होगा, और स्वतः उत्तेजन की कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास ए बीटा की वैल्यू है, क्या है, एच एफ ई, और एच एफ ई देखो एक L1 प्लस एम से एक L1 प्लस एम भी कैंसिल हो रहा था, तो वो भी कर लेते हैं। L2 प्लस एम, L2 प्लस एम, एक L1 प्लस एम से एक L1 प्लस एम, तो एक L1 प्लस एम बच गया है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो L1 प्लस एम अपॉन L2 प्लस एम, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये वाली, ये किसकी होती है हमारे पास, किसकी होती है, कोलपिट दोलित्र की। और ये जो कंडीशन है ये किसकी होती है हमारे पास, हर्टले दोलित्र की होती है। तो अगर आप इसको लिखो ना तो हर्टले में लिख लेना, और कोलपिट में लिखना चाहो तो कोलपिट में, चाहे बाद में ऐसे बना लेना। ये किसकी कंडीशन होती है, स्वतः उत्तेजन की, ठीक है। यानी कि कौन से पुनर्निवेश होना चाहिए दोलित्र में, पॉजिटिव धनात्मक पुनर्निवेश, उसकी कंडीशन होती है ये। बना लोगे, बिल्कुल बन जाएगी। अब देखो इस पर बेस्ड क्या है, न्यूमेरिकल है जो हमारे पास एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी में, जैसे एक तो आपको दे देगा कि इस दोलित्र का विश्लेषण कीजिए, कोलपिट दोलित्र का विश्लेषण कीजिए, तो पूरा डेरिवेशन करना है, थ्योरी वोरी नहीं लिखनी है, डायग्राम बनाना और डेरिवेशन कर देना है ना। फिर वो दूसरे पार्ट में उसमें बोल देगा एक न्यूमेरिकल भी दे देगा साथ में, एक न्यूमेरिकल और करो, तो न्यूमेरिकल कोलपिट पे दे दे, कोलपिट है, हर्टले है तो हर्टले पे दे दे। तो देखो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो कैसे आएंगे इसमें, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा कि एक कोलपिट दोलित्र में, क्वेश्चन क्या है, ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक कोलपिट, उसके बाद भी रिपीट होते हैं ये बार बार है ना, एक कोलपिट दोलित्र में, यानी कि आपको दोलित्र ऑसिलेटर कौन सा दे रखा है, कोलपिट दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू दी हुई है, किस किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है देखना। एक तो हमारे पास दिया हुआ है RL दिया हुआ है 10 किलो ओम, RL दिया हुआ है
10 किलो ओम। फिर उसके बाद एक वैल्यू दी हुई है क्या, C2 की, वो दे रही है 0.5 माइक्रो फैरेड दे रखा है। एक C1 की वैल्यू दे रखी है 0.02 माइक्रो फैरेड दे रखा है। L की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50 माइक्रो हेनरी दे रखी है। HFE जो दे रखी है वो दे रखी है 30। HOE दे रखा है हमारे पास 12 × 10⁻⁻6। HRE दे रखा है 10⁻⁻4 और HIE इज इक्वल टू दे रखा है 1000 ओम दे रखा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास और फर्स्ट में ये कंडीशन दे रही की है क्या, ये जो सर्किट है, ये जो परिपथ है वो दोलन करेगा। दोलन करने का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो ओसिलेशन होंगे वो उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे, मतलब संकेत बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सेकेंड कंडीशन बोल रहा है ये कि जो दोलित्र है, ये कॉलपिट है ना, द्वारा उत्पन्न आवृत्ति की गणना करनी है, फ्रीक्वेंसी की गणना करनी है। आवृत्ति की गणना करो, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो देखो दोलन करने का क्या मतलब है। दोलन करने का मतलब होता है कि उसमें उत्तेजन हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्तेजन हो रहा है, स्वतः उत्तेजन की कंडीशन लग रही है। उसके लिए प्रतिबंध क्या है, उसके लिए प्रतिबंध क्या है कि जो हमारे पास, ये देखो अभी अभी दिखा रहा है प्रतिबंध क्या होता है। फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं हम, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्या है कि जो HFE है या GM × HIE है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए C2/C1 से। HFE का मान हमेशा, GM तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो हम लिख सकते हैं HFE का मान ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए C2/C1 से। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, दोलन होंगे और हमें निर्गत मिलेगा। ये कंडीशन होती है किसकी, कॉलपिट ऑसिलेटर की, कॉलपिट दोलित्र की। ठीक है भाई, अब देखो HFE इज ग्रेटर देन इक्वल टू C2/C1। यहाँ पर ये बोल रहा है कि HFE कितना है, 30 है। HFE कितना है हमारे पास, 30 है। सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं क्योंकि ये पूछ रहा है हमसे। देखो HFE इज ग्रेटर देन इक्वल टू C2 क्या है, C2 दे रखा है हमें 0.5 और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। C1 देखो, C1 दे रखा है हमें 0.02 × 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो HFE इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5/0.02। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100। ठीक है, तो एक 0 से एक 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 2 से हमारे पास 5 टाइम डिवाइड हो गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 25। यानी कि कंडीशन क्या है कि HFE इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 25 से। HFE का मान जो है वो 25 से ज़्यादा है, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, दोलन होंगे, हमें निर्गत मिलेगा। और क्वेश्चन में दे ही रखा है, देखो क्या ये दोलन करेगा। HFE 30 है हमारे पास, C2/C1 से ज़्यादा है या नहीं है? और निकाल भी लिया हमारे पास, C2/C1 तो कितना है, 25 है। तो इसमें हमारे पास दोलन होंगे। ठीक है, दोलन होंगे। HFE का मान 25, C2/C1 का मान कितना है, 25। HFE कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 30। यार ज़्यादा है या नहीं है, ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, दोलन करेगा, दोलन करेगा।
सेकंड इसमें पूछ रहा है दोलित्र द्वारा उत्पन्न आवृत्ति की गणना कीजिए, फ्रीक्वेंसी की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उसका फॉर्मूला हम डिस्कस करे थे। कितना होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आया था, याद करो। ओमेगा इज इक्वल टू, लास्ट में भी हमने बना लिया था। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा के रूप में देख लो चाहे एफ के रूप में देख लो। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू था 1/रूट क्या LC, यही था। फिर एफ निकाल लो, एफ कैसे निकालते थे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf/रूट LC। तो यहाँ से एफ की वैल्यू, ये फॉर्मूला था सीधा सीधा 2π रूट क्या LC, था या नहीं था, बिल्कुल था। अब बस आपको करना क्या है, इसमें करना क्या है, इनकी वैल्यू तो पुट करनी है। C की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सर C की वैल्यू तो नहीं है, C की नहीं है, C1 की है और C2 की है। तो हम जानते हैं 1/C किसके इक्वल होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 के। तो यहाँ से 1/C एलसीएम C1 C2 C1 प्लस C2, तो C की वैल्यू जो होती है ना वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होती है। तो क्या फॉर्मूला बनता है, F इज इक्वल टू 1 क्या 2π और रूट, ठीक है, ये L C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बस अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज रखनी है और इसको क्या करना है, प्रूव करना है, मतलब सोल्व करना है। तो F इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14, ठीक है, और इसको आप सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो ये आएगा रूट, है ना, सोल्व तो आप कर सकते हो, मैथमेटिकल है। L की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। C1 ये है 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶। L क्या है 50 इंटू 10⁻⁻⁶, माइक्रो में दे रखा है ना, अपॉन C1 इंटू C2, सॉरी C1 की वैल्यू कितनी है 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶, और C2 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶, और अपॉन में क्या है C1 प्लस C2। C1 कितना है 0.02 इंटू 10⁻⁻⁶, प्लस C2 की वैल्यू क्या है C2 ये रिया 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। और इसे जब आप सोल्व करोगे ना तो किसकी वैल्यू आएगी, F की वैल्यू आएगी, और ये आ रही है सोल्व करने पर 162 इंटू 10⁻3। और आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान रखना है ना। और देखते हैं हम एक क्वेश्चन, देखो ये जो आज की क्लास है ना ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो जाए। तो आज भी हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, और कल भी अगर बच जाते हैं तो कल की क्लास में देख लेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम इसमें। एक कॉलपिट 2 लीटर है, ये आया है 11 में क्या कि एक कॉलपिट 2 लीटर है, ठीक है, और ये जो है 16 मेगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करता है, आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करता है, यानी इतनी आवृत्ति ये उत्पन्न करता है। ठीक है, 2 लीटर में
जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसमें HFE की जो वैल्यू दी हुई है ना, वो दी हुई है कितनी, 50 दी हुई है। और ठीक है, 10 माइक्रो हेनरी का प्रेरकत्व यानी L लगा होता है। ठीक है, 10 माइक्रो हेनरी का क्या लग रहा है, प्रेरकत्व लग रखा है। धारिता का मान ज्ञात करना है, धारिताओं का मान ज्ञात करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है यूनिवर्सिटी में। देखो धारिता मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब आपने कॉलपिट में पढ़ा है, 2 कैपेसिटर काम में लिए थे, एक की वैल्यू C1 दूसरे की वैल्यू C2, बस उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, हो सकता है ये न्यूमेरिकल मिल जाए, C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस किस की वैल्यू दे रखी है, F की वैल्यू गिवन है कितनी, 16 मेगा हर्ट्स, यानी 16 इंटू मेगा मीन्स 10⁻�6 हर्ट्स। HFE जो है ना वो दिया हुआ है कितना, 50 दिया हुआ है। L जो दे रखा है वो 10 माइक्रो हेनरी, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। ठीक है, L की वैल्यू दी हुई है हमारे पास। अब देखो अभी अभी हमने कंडीशन ली थी किसके लिए, कॉलपिट के लिए, कि HFE जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू C2/C1 होना चाहिए। तो मैं क्योंकि वैल्यू निकालनी है मिनिमम वैल्यू लेता हूँ इक्वल वाली, C2/C1। हमें C2 और C1 दोनों की वैल्यू चाहिए। HFE तो गिवन है हमारे पास कितना, 50/C2/C1। तो C2 की जो वैल्यू बनती है ना वो बनती है 50C1। नॉर्मली सोल्व करना, हमें सोल्व करना क्या है, धारिताओं का मान ज्ञात करना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, यानी C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो बन गया ये। अब देखो एक आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी मैंने लिखा था आवृत्ति का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू, ये याद रख लो, 1/√LC होता है, और C इज इक्वल टू होता है C1 C2/C1 प्लस C2 होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, इसको जब हम ऐसे सोल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा बराबर 2πf भी होता है, 2πf इज इक्वल टू 1/√LC बन जाएगा, और यहाँ से f की वैल्यू आएगी 1/2π√LC आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू 1/2π√, ये L है ही, L लिख दिया, और C की वैल्यू और लिखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, C की वैल्यू क्या होगी, C1 C2/C1 प्लस C2। इसको हम सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं, ये C1 प्लस C2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर है ना, तो ये तो आएगा 1/कितना 2π, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C1 प्लस C2/L इंटू C1 C2। अब देखो इसमें एक चीज़ और देखना, आपको किसकी वैल्यू गिवन है, F की वैल्यू गिवन है ना। तो F की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, देखो 16 इंटू 10⁻⁶, 16 इंटू 10⁻⁶। किसकी वैल्यू दी हुई है हमें, F की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद 1/ कितना है 2π√। अब देखो C1 प्लस C2, मान लो अब आप इसमें चाहे तो C1 की वैल्यू रख दो चाहे C2 की, पहले हम C2 की रख देते हैं। देखो C1 प्लस C2 हमने क्या निकाला है 50C1/L C1, और C2 की वैल्यू क्या है 50C1। सोल्व करते हैं, 16 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1/2π√C1 50, ये बनेगा 51 क्या C1 है ना अपॉन L, और ये बनेगा हमारे पास L इंटू 50C1 स्क्वायर। एक C1 से एक C1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, एक C1 से क्या हो जाएगा,
एक C1 कैंसिल हो जाएगा। अब एक C1 से एक C1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्क्वायर करना पड़ेगा 16 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 1/2 पाई होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ये बनेगा 51, फिर ऊपर 51, नीचे क्या है, ऊपर बनेगा 51 है ना, और नीचे क्या है L और 50 है, और क्या है C1 है, L 50 C1 है। और यहाँ से अब हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो C1 की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, देखो ऊपर तो कितना है 51 है ना, और नीचे क्या है 2 पाई। तो देखो 2 पाई यानी 4 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है हमारे पास कितना 200। फिर आ रहा है हमारे पास क्या, पाई स्क्वायर, ठीक है 200 पाई स्क्वायर। और फिर है हमारे पास किसकी वैल्यू, L की वैल्यू। L हमें दिया हुआ है 10 माइक्रो हेनरी यानी 10 इंटू 10⁻⁻6, और ये इधर गया तो ये बनेगा 16 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4 इंटू 50 200 पाई स्क्वायर, L की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6, और ये यहाँ। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं ना, तो C1 की वैल्यू जो मिलेगी वो आएगी 10.1 इंटू 10⁻12 फैरड। इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। धारिता चाहिए तो दूसरा भी निकालना है। अभी अभी हमने पढ़ा है C2 किसके इक्वल होता है, 50 C1 के। तो 50 को आप C1 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपके पास किसकी वैल्यू निकली आएगी, C2 की, और ये आती है लगभग 505 इंटू 10⁻12 फैरड के। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और ये यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।